हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और देखिए आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2020 क्लास 12th मैथ्स पेपर सॉल्यूशन और इस पेपर का हम सेक्शन सी सोल्व करेंगे। और देखिए सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो किस प्रकार से है, निम्न त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन दे रखी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो उस इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हम ये इक्वेशन लेके चलते हैं। दी गई समीकरण, तो दी गई समीकरण क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला किस तरह से होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर दो जगह रूट आता है, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई ना करके हम साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस इनवर्स में, और हम कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस साइन इनवर्स एक्स को किस तरह से हम कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करें, तो देखिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और इसको भी हम पाई बाई 2 माइनस करके हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कोस में, कोस इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x इक्वल पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x इक्वल 2 पाई बाई 3। अब देखिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कोस इनवर्स एक्स इंटू 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इक्वल में कितना चल रहा है, 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, कोस 2 पाई बाई 3। अब देखिए कोस 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस हाफ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, 2x स्क्वायर प्लस हाफ इक्वल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग करने पर हमें लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा, 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट साइड तो ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ है 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 और इक्वल, और देखिए राइट साइड को अगर हम सोल्व करें तो 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल होगा, और जो भी बची हुई टर्म्स हैं उसे हम सोल्व करें तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में है माइनस का 5x स्क्वायर और ये 2, तो कितना हो जाएगा लेफ्ट में 7x स्क्वायर इक्वल, और कांस्टेंट टर्म देखिए 1 माइनस 1 बाई 4, तो 7x स्क्वायर इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाई 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3/7 इंटू 4।
तो देखिए यहाँ पर हम दोनों तक का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x के यहाँ पर दो मान मिलेंगे, प्लस माइनस 1/2 और √3/7। तो देखिए यहाँ पर x के दो मान हमने प्राप्त किए, एक प्लस साइन से कितना आएगा 1/2 √3/7 और एक आएगा -1/2 √3/7। तो देखिए यहाँ पर हमने x के दो मान प्राप्त किए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किया था। जब भी हम किसी इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, उसका वर्ग करते हैं, तो कुछ रिजल्ट्स गलत आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x के दो मान आए हैं, तो जरूरी नहीं कि ये दोनों ही मान करेक्ट हो, दोनों ही मान सही हो। तो हम इन दोनों मानों को दी गई इक्वेशन में रखकर जरूर चेक करेंगे, क्योंकि देखिए हमने वर्ग किया है और वर्ग करने पर देखिए रिजल्ट किस तरह से गलत आ जाता है। जैसे -1 किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर। दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दें तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 1 ≠ 1। तो देखिए इस इक्वेशन का यदि वर्ग करें तो ये आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए वर्ग करने पर गलत परिणाम आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x के दो मान आए हैं, तो हम इन दोनों मानों को इक्वेशन में रख के चेक करते हैं। तो देखिए यदि हम इस माइनस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखें दी गई इक्वेशन में, तो देखिए यहाँ माइनस रखें तो इससे क्या आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। यहाँ भी माइनस रखें तो इससे भी क्या आएगा, नेगेटिव एंगल। और यहाँ इस नेगेटिव एंगल में यदि नेगेटिव एंगल जोड़ें तो फाइनली क्या आना चाहिए, नेगेटिव एंगल। जबकि राइट साइड में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव एंगल है। तो यहाँ पर देखिए यह वाला जो मान है x का, तो यह मान क्या है कि दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे हम, x बराबर -½ √3/7 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अतः x = ½ √3/7, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से है, हमें ये प्रूफ करना है कि इस सारणिक का मान इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना डेल्टा, दी गई सारणिक को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से। क्या है यहाँ पर 1 + a 1 1 और 1 1 + b 1 1 1 1 + c। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 R2 तथा R3 तीनों पंक्तियों से क्या करेंगे, क्रमशः A B तथा C कॉमन लेने पर, तो देखिए यहाँ पर हम तीनों से हम कॉमन लेंगे। सारणिक का मान क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा बराबर, तीनों पंक्तियों से हमने क्या कॉमन लिया, क्रमशः A B तथा C। तो देखिए पहली पंक्ति से यदि हम A कॉमन लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/a + 1 1/a और 1/a। और यहाँ दूसरी पंक्ति से B कॉमन लिया है तो रिजल्ट आएगा इस तरह से। और देखिए तीसरी पंक्ति से यदि हम C कॉमन निकाल लें तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/c 1/c और 1/c + 1। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बाद कौन सी ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पर R1 चेंजिंग बाय R1 + R2 + R3। तो देखिए इस ऑपरेशन से यहाँ पर सारणिक का मान क्या आ जाएगा, यहाँ सारणिक इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ हम R1 की जगह क्या लिखेंगे, तीनों पंक्तियों का योग। तो देखिए क्या आएगा, 1/a + 1/b + 1/c + 1 और यहाँ भी वही आ जाएगा और यहाँ पर भी वही रिजल्ट आएगा। और देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है, यहाँ पर 1/b 1/b + 1 और 1/b। और तीसरी पंक्ति में है 1/c 1/c और 1/c + 1।
अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति से ये कॉमन आ रहा है, तो पहली पंक्ति से हम 1/a 1/b और 1/c+1 हम कॉमन निकाल लेंगे। और ये यहाँ पर ऑलरेडी ABC बाहर है, तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति के सभी अवयव क्या हो जाएंगे 1। तो देखिए किसी पंक्ति के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाए तो कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाती है। अब देखिए यहाँ पहली पंक्ति में हर एक एलिमेंट क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम दो जगह क्या कर देंगे 0 बना देंगे और इसी पंक्ति के सापेक्ष क्या कर देंगे विस्तार कर देंगे। तो देखिए यहाँ 0 किस तरह से बनेगा, C2 चेंजिंग बाय C2 माइनस C1 और C3 इज आल्सो चेंजिंग बाय C3 माइनस C1। तो देखिए ये ऑपरेशन लगाएं तो फिर डेल्टा का मान क्या आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c+1 और यहाँ क्या है ABC। अब देखिए ये ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो पहला कॉलम तो नो चेंज। अब देखिए C2 चेंजिंग बाय C2 माइनस C1, यानी हम C2 चेंज कर रहे हैं और C2 में से हम C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 0 और इसमें से यदि ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए C3 को किस तरह से चेंज करेंगे C3 माइनस C1। तो देखिए यहाँ पर 1 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें 0 और 1/b में से 1/b जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 और 1/c+1 में से 1/c अगर जाए तो कितना आएगा यहाँ पर 1। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे, ABC 1/a 1/b 1/c ऐसा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इस पहली पंक्ति के सापेक्ष इस सारणिक का विस्तार कर देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा 1 और 1 माइनस 0 और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आया, और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, सारणिक का मान हमें यहाँ पर यही लाके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या लाना था, यहाँ पर देखिए ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, तो यहाँ पर हमने ये ला दिया है। तो देखिए ये इस तरह से यह क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है और अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार से है, हमें यहाँ पर एक समीकरण निकाय दे रखी है, यह समीकरण निकाय मैट्रिक्स के रूप में है। तो देखिए इस समीकरण निकाय को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्सों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम देखें इस मैट्रिक्स को तो ये 3/3 की है और ये है 3/1 की, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर मैट्रिक्सों का गुणनफल संभव है और आने वाली मैट्रिक्स किस क्रम की होगी 3/1 की। तो देखिए इसका गुणनफल किस तरह से आएगा, यदि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा 3x + 3z और यहाँ क्या आ जाएगा 2x + y और यहाँ हो जाएगा 4x + 2z। और देखिए राइट साइड में यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की है, तो यहाँ पर ये आपस में जुड़ जाएगी और इसका रिजल्ट आएगा देखिए 2y + 8 z + 1 और 3y + 4। अब देखिए ये दोनों समान मैट्रिक्स है, तो यहाँ संगत अवयव बराबर करें और इसकी तुलना करें तो क्या रिजल्ट आएगा 3x + 3z, ये किसके बराबर होगा 2y + 8 के बराबर। 2x + y किसके बराबर होगा z + 1 के बराबर और 4x + 2z किसके बराबर हो जाएगा 3y + 4 के बराबर। अब देखिए इन तीन इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z =
4। तो देखिए ये समीकरण निकाय हमने प्राप्त कर ली है इक्वेशन फॉर्म में। अब देखिए इस समीकरण निकाय को हल करना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप मैट्रिक्स विधि से हल कीजिए या फिर क्रेमर रूल से आप सोल्व कीजिए। इस समीकरण निकाय को हम किसी भी मेथड से हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्रेमर नियम की सहायता से हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्रेमर रूल्स के अकॉर्डिंग डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू किस प्रकार से लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम डेल्टा लेंगे। तो डेल्टा क्या होता है क्रेमर रूल में, इन जितने भी चर हैं इन सभी चरों के क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। तो इन सभी चरों के गुणांक अगर हम देखें तो देखिए x का गुणांक क्या है यहाँ पर 3, 2, 4, और यहाँ y का गुणांक क्या है -2, 1, -3, और z का गुणांक कितना है 3, -1 और 2। और देखिए इसको हम सोल्व भी कर लेते हैं। 3, 2 - 3 +2, और ये हो जाएगा 4 +4 और +3, तो कितना हो जाएगा -6 - 4। तो देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए -3, और ये 8 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16, और यहाँ हो जाएगा -30। तो देखिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17। अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा वन की बात करें तो डेल्टा वन क्या होगा यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इसको हम यहाँ एस के कोफिशिएंट की जगह हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए 814 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 814, और बाकी के कॉलम सेम रहेंगे। क्रेमर रूल्स के अकॉर्डिंग यही डेल्टा वन होता है। और देखिए डेल्टा टू क्या हो जाएगा, यह कांस्टेंट नंबर्स हम यहाँ सेकंड कॉलम में फिट कर देंगे, और फर्स्ट थर्ड वैसा ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 814, और थर्ड कॉलम सेम 3, -1 और 2, और डेल्टा थ्री क्या हो जाएगा देखिए, हम यहाँ थर्ड कॉलम में ये कांस्टेंट नंबर्स ले लेंगे तो शुरू के दो कॉलम सेम 3, 2, 4, -2, 1, -3, और ये थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट नंबर्स 8, 1, 4। अब देखिए डेल्टा हमने सोल्व कर लिया, उसकी वैल्यू आई है -17। अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा वन को सोल्व करेंगे। तो देखिए डेल्टा वन क्या है यहाँ पर 8 - 2, 3, 1, 1, -1, 4, -3 और 2। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 - 3 +2, और इसको सोल्व करें तो कितना आएगा 2 + 4 और +3, और यहाँ आ जाएगा -3 और -4। तो देखिए यहाँ पर आएगा -8, और यहाँ हो जाएगा +12, और यहाँ हो जाएगा -21। तो देखिए यहाँ डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 29, और यहाँ पर 12 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का कितना आ जाएगा 17। और देखिए डेल्टा टू को अब हम सोल्व करेंगे। तो देखिए डेल्टा टू क्या है 383, और सेकंड पंक्ति में है 2, 1, -1, और थर्ड पंक्ति में है 4, 4, 2। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन क्या होगी 3 और 2 + 4 -8 और 4 + 4 और +3, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 - 4। अभी इसे हम सोल्व करें कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 -64 + 12। तो देखिए 30 - 64, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 माइनस का। अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा थ्री को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए डेल्टा थ्री क्या है यहाँ पर
3 माइनस 2 8, और इस डेल्टा 3 की दूसरी पंक्ति में है 2 1 1, और थर्ड पंक्ति में है यहाँ पर 4 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 4। अब इसे यदि हम सोल्व करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ पर 8 माइनस 4 और प्लस 8, और इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 21 प्लस 8 माइनस का 80। तो देखिए 20 माइनस 29 माइनस 80, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 51। तो देखिए इस प्रकार यहाँ हमने क्या क्या मान प्राप्त किए। देखिए डेल्टा का मान कितना आया था यहाँ पर, माइनस 17, और डेल्टा 1 कितना आया है यहाँ पर, देखिए डेल्टा 1 आया है यहाँ पर माइनस 17, और डेल्टा 2 क्या आया है यहाँ पर, माइनस का 34, और डेल्टा 3 कितना आया है यहाँ पर, माइनस का 51। तो देखिए बाई क्रेमर रूल्स, क्रेमर नियम के अनुसार एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पर डेल्टा 1 कितना है, देखिए माइनस का 17, और डेल्टा कितना है, वो भी माइनस का 17, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1। और देखिए वाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा 2 कितना है यहाँ पर, माइनस 34 बाई माइनस का 70। तो यहाँ पर देखिए कितना रिजल्ट आएगा, 2। और जेड क्या होता है क्रेमर रूल्स के अकॉर्डिंग, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा माइनस 51 अपॉन माइनस का 17, दैट इज 3। तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई है 1, और वाई की वैल्यू कितनी आई है 2, और जेड की वैल्यू आई है 3। यही हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से है, हमें एक फलन दे रखा है कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और इस फलन का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस समाकलन को क्या मान लेते हैं, आई, और समाकलन क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और dx। अब देखिए इस समाकलन को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब भी आ जाता है तो हम x की जगह कोई ना कोई वैल्यू पुट करके उस फलन को हम थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, और a tan स्क्वायर थीटा लेने से a कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिससे ये कैलकुलेट होकर बहुत ही आसान फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इससे dx कितना हो जाएगा, a टेन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 टेन थीटा, और टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो देखिए यहाँ पर इससे दिया गया समाकलन आई किस तरह से बदलेगा, कोस इनवर्स, यहाँ पर देखिए रूट में एक्स की जगह क्या लिखा हमने, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए अपॉन में यहाँ पर ए प्लस एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर ए टेन स्क्वायर थीटा, और इधर डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए इसे आगे हम सोल्व करेंगे। कोस इनवर्स, देखिए रूट में यहाँ ऊपर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ए तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए 2a कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेते हैं, कोस इनवर्स।
अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, टेन स्क्वायर तो होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या चल रहा है टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो देखिए यहाँ ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, तो यहाँ रूट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा साइन थीटा और टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर इस साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई/2 माइनस थीटा, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसा ही आ जाएगा। अब देखिए हम इसे आगे कैलकुलेट करें तो कोस इनवर्स कोस, तो यहाँ क्या बच जाएगा पाई/2 माइनस थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल है, एक फलन हम ये लेके चलेंगे और एक फलन ये लेके चलेंगे। तो देखिए ये तो है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की अगर बात करें तो देखिए इसको क्या मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम इंटीग्रेशन करें तो देखिए किस तरह से रिजल्ट आएगा, पहले फंक्शन का तो मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसका क्या कर देंगे पहले का गुणा कर देंगे, और दूसरे फलन का क्या कर देंगे हम समाकलन, फिर माइनस, फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1 और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर इस दूसरे फलन का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या है ये है, तो देखिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन f(x) f' dx, ये क्या हो जाता है हाफ और f(x) का होल स्क्वायर। तो देखिए फलन और फलन का अवकलन जब गुणा में आ जाता है तो उसका समाकलन क्या होगा हाफ इंटू फलन का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा पहले का अवकलन जो -1 है और इस दूसरे का समाकलन, तो देखिए इसका समाकलन क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। तो देखिए पहले का गुणा कर दिया और दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। तो देखिए आगे इसे कैलकुलेट करें पाई/2 माइनस थीटा, और देखिए यहाँ वही f(x) और ये f'(x) यानी फलन और फलन का अवकलन है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा हाफ टेन स्क्वायर थीटा और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा दे जाएगा, और हम इसे आगे कैलकुलेट करें 2a, तो यहाँ पर देखिए हाफ पाई/2 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस हाफ। अब इसके समाकलन के लिए हम इसको किस रूप में कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा। अब देखिए ये हाफ जो है ये कॉमन आके ये 2 से कैंसिल, तो बाहर कितना बच जाएगा a, और यहाँ से हाफ कैंसिल हो चुका है पाई/2 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस और इसका 1 का थीटा, और फाइनल हम क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक से बराबर क्या माना था a टेन स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसको यदि हम सोल्व करें तो टेन थीटा कितना आएगा √x/a, तो थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स √x/a। तो देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, a ऐसा ही है, यहाँ पाई/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स
अंडर रूट एक्स बाई ए, और ये टेन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे किस में बदल जाएगा, एक्स बाई ए में। और देखिए टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट एक्स बटा ए, और थीटा हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर हम इस ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, और ये कैंसिल, यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स और माइनस ए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस सी। अब देखिए इस एक्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस रूट ए एक्स माइनस ए टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस सी। यदि हम देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म और इस लास्ट टर्म से यदि टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए कॉमन ले लें तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, पाई एक्स बाई टू माइनस, यहाँ हम दोनों में से क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स को कॉमन ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा एक्स और यहाँ लास्ट से क्या बचेगा प्लस ए, और कॉमन क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए और प्लस रूट ए एक्स प्लस सी। तो देखिए इस तरह से इस इंटीग्रेशन का ये जो सॉल्यूशन है यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, हमें यहाँ पर दो परवल है वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दिए गए हैं और हमें इनका मध्यवर्ती क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों से जो भी बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से वक्र दिए गए हैं, दिए गए वक्र, एक वक्र है यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरा वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4by। तो देखिए यहाँ ये दोनों वक्र क्या हैं, परवलय है, और इनका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उस मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, इसे आलेखित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर हम यहाँ पर आलेखित करेंगे। तो देखिए जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है वो किस तरह से होता है, इस तरह से, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax का डायग्राम है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay किस तरह से होगा, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये वाला वक्र है, ये वक्र है वाई स्क्वायर बराबर 4ax और ये वाला जो वक्र है वो है एक्स स्क्वायर बराबर 4by। अब देखिए यहाँ पर इनका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा, ये वाला, और इस मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया मूल बिंदु, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और यहाँ पर हमें इस क्षेत्र ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो देखिए हल करने के लिए क्या करें, यहाँ समीकरण 2 से y का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से y बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ से हम समीकरण 2 से y का मान इसमें रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर बराबर 4ax।
अब देखिए इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। एक्स की पावर 4 अपॉन 16b² इक्वल 4ax। तो x की पावर 4 इक्वल कितना हो जाएगा 64ab²x। अब देखिए यहाँ पर हम x से x कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि x अननोन है, x तो हमें ज्ञात ही करना है और जो ज्ञात करना होता है, जो अननोन होता है, उसे हम कैंसिल नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर x4 माइनस 64ab² x इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लें हम x, तो x³ माइनस 64ab² इक्वल 0। तो देखिए x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0 और x³ कितना आ जाएगा 64ab²। तो देखिए यहाँ पर इससे हमें क्या मिलेगा, x का मान मिलेगा यहाँ पर 4ab² की पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पर x के दो मान हमें मिले, एक है x बराबर 0 और दूसरा क्या है 4ab² की पावर 1/3। तो देखिए ये दोनों परवल है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो देखिए इस स्थान पर तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 और यहाँ बिंदु बी पर एक्स का मान कितना हो जाएगा 4ab² की पावर 1/3। तो देखिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम इस मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम y अक्ष के समांतर एक स्ट्रिप बनाएंगे। तो देखिए y अक्ष के समांतर हम क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रिप बना लेते हैं। और देखिए ये जो स्ट्रिप हमने बनाई है इसकी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री हमेशा एक ही वक्र पर होगी। लोअर बाउंड्री किस पर होगी, x² बराबर 4by पे, और अपर बाउंड्री जो है वो किस पर है, y² बराबर 4ax पर। तो देखिए ये स्ट्रिप ऑथेंटिक है, इससे हमें इस मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ OABCO, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम वर्टिकल स्ट्रिप लेके एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 से 4ab² की पावर 1/3, ये तो हो जाएगी x की लिमिट, और यहाँ क्या आएगा y2 माइनस y1 dx, 0 से 4ab² की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ y2 होता है अपर बाउंड्री से और y1 क्या होता है लोअर बाउंड्री से। तो देखिए y2 है अपर बाउंड्री से y का मान, तो यहाँ पर देखिए अपर बाउंड्री किसकी है, y² बराबर 4ax की। तो देखिए यदि हम y² बराबर 4ax से y का मान निकालें तो कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4ax। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे। तो देखिए अपर बाउंड्री से y का मान वक्र से निकालें तो कितना आएगा अंडर रूट 4ax, और देखिए y1 किससे निकलेगा लोअर बाउंड्री से, और इस क्षेत्र की लोअर बाउंड्री किसकी है x² बराबर 4by की, और यहाँ से y का मान निकालें तो कितना आ रहा है x² अपॉन 4b। तो देखिए y1 का मान कितना हो जाएगा x² अपॉन 4b। तो देखिए वर्टिकल स्ट्रिप थी इसलिए अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री से हमने y की वैल्यू निकाल ली और यहाँ आ जाएगा dx। अब देखिए हमें फाइनली इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके हम दिए गए वक्रों का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ये 4 हम रूट से बाहर लेंगे तो 2√a, और देखिए यहाँ बच जाएगा x की पावर हाफ, और उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा 2/3 x की पावर 3/2।
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लोअर लिमिट है 0, और अपर लिमिट क्या है यहाँ पर ए बी स्क्वायर की पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म में अपर लिमिट रख रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट टर्म की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 4/3 अंडर रूट ए, और देखिए फर्स्ट टर्म की जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो है एक्स की पावर 3/2। इसमें हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। तो देखिए अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 4ab² और उसकी पावर 1/3, और इसकी कितनी है पावर फाइनली 3/2। अब देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो कितना है -1/12b, और जो वेरिएबल टर्म है वो है एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब में हम क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे 4ab² की पावर 1/3 और उसका होल क्यूब, और इसमें जैसे ही लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगी 0। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ क्या है 4/3 रूट ए, और देखिए 3/2 पावर 4 पे जाएगी तो 4 की पावर 3/2, और ab² पे 1/3 और उस पर 3/2, ये मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2 -1/12b, और देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 यानी 64, और ab², और ये पावर कितनी हो जाएगी इस पर 1। अब देखिए इसे हम और सोल्व करेंगे 4/3 रूट ए, 4 की पावर 3/2, 4 को हम क्या लिखेंगे 2², तो यहाँ 2 की पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, और a की पावर हाफ दैट इज रूट ए, और b² का हाफ यानी b। अब देखिए यहाँ पर 12 और 64 आपस में हम 4 से इसे कैंसिल करें तो यहाँ कितना हो जाएगा 3b, और यहाँ आ जाएगा 16, और ये ab²। तो देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट टर्म में क्या आएगा 32/3 ab माइनस यहाँ b से b कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 16/3 ab, और इसे यदि हम आपस में सोल्व करें तो देखिए कितना आएगा 16/3 ab² यूनिट, और देखिए यही है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर दिए गए वक्रों का मध्यवर्ती क्षेत्रफल कितना होगा 16/3 ab² यूनिट। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार से है, वृत्त x² + y² = 32 व रेखा y = x तथा x अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए वक्र क्या हैं, दिए गए वक्र एक तो हमें दे रखा है वृत्त, और एक दे रखी है सरल रेखा y = x, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन पे आलेखित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना ली, और यहाँ पर देखिए अब हम बनाएंगे x² + y² = 32। तो देखिए ये जो वृत्त है ये वृत्त ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र कितना है, इसका केंद्र तो है मूल बिंदु, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी √32। √32 मीन्स 4√2। तो देखिए अब हम इस वृत्त को यहाँ पर 2D प्लेन पे आलेखित करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा, वृत्त x² + y² = 32, और देखिए रेखा y = x जो होती है वह दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है।
तो ये रेखा कौन सी है? रेखा y बराबर x। ये हमारा मूल बिंदु, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों से परिबद्ध प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए रेखा y बराबर x, वृत्त और x अक्ष, और इसका जो प्रथम चतुर्थांश का ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। तो देखिए इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो ऊपरी सिरा है वो किस पर है? रेखा y बराबर x पर, और निचला सिरा किस पर है? x अक्ष पे। और यही वर्टिकल स्ट्रिप यदि यहाँ आ जाए तो देखिए यहाँ पर इसका जो ऊपरी सिरा है तो वो वृत्त पर हो जाता है, निचला सिरा तो x अक्ष पर ही है। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो अपर बाउंड्री है वो चेंज हो रही है। कुछ क्षेत्र में तो अपर बाउंड्री y बराबर x पर है और कुछ क्षेत्र में अपर बाउंड्री इस वृत्त पर आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए वर्टिकल स्ट्रिप न बनाकर हम हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाएंगे, क्षैतिज पट्टी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्षेत्र में एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाएंगे, क्षैतिज स्ट्रिप। तो देखिए हमने क्षैतिज पट्टी हमने इसमें बना ली, और यहाँ से क्या निकलेगा? x2 का मान, और लेफ्ट बाउंड्री से क्या मिल जाएगा? x1 का मान, और ये है a b। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ये जो छायांकित क्षेत्र है वो हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्षैतिज पट्टी ली तो हमें क्या है? y की लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए y की लिमिट यहाँ पर x अक्ष पर कितनी है? 0। अब यहाँ हमें b पर y की वैल्यू चाहिए, और b पर y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस रेखा और इस वृत्त के समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? y के मान के लिए समीकरण 2 से x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32। तो देखिए यहाँ पर हम समीकरण 2 से x का मान किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32, और इससे क्या मिलेगा हमें? 2y स्क्वायर इक्वल 32, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 16। तो y का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में y का मान क्या है? यहाँ पर बिंदु B पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम y का मान क्या लेंगे? 4। तो y का मान क्या है? 4। तो बिंदु B पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? बिंदु B पर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा जो हमें ज्ञात करना है? वो है एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ये जो छायांकित क्षेत्र है ओ ए बी ओ, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र की जो y की लिमिट है वो y की लिमिट कितनी है? यहाँ इस क्षेत्र के लोअर पॉइंट्स पे y का मान 0 है, और अपर पॉइंट B पर y का मान कितना है? 4। तो y की लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 to 4। और यहाँ पर हमने हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली है, क्षैतिज पट्टी ली है, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 और dy 0 to 4। अब देखिए x2 निकलता है राइट बाउंड्री से, तो इस क्षेत्र की जो राइट बाउंड्री है इस पर x2 यानी x का मान कितना है? वृत्त से निकलेगा, और कितना आएगा? अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 32 माइनस वाई स्क्वायर। वैसे वृत्त से x का मान प्लस माइनस अंडर रूट 32 माइनस
वाई स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो एक्स का मान पॉजिटिव मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर x1 यानी लेफ्ट बाउंड्री, इस क्षेत्र की लेफ्ट बाउंड्री किस पर है, y बराबर x पर। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना हो जाएगा इस पर y। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा y/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y/a। और ए कितना यहाँ पर अंडर रूट 32 यानी 4√2। और देखिए इस माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y² बाई 2। और y की लिमिट क्या है यहाँ पर 0 to 4। अब देखिए यहाँ पर हम लिमिट पुट करें और अपर लिमिट रखें, हम y की जगह 4 रखें तो यहाँ कितना होगा 2 और 32 माइनस 16 प्लस और साइन इनवर्स y की जगह यहाँ 4 रखें तो क्या हो जाएगा 1/√2 और यहाँ हो जाएगा 16/2 दैट इज 8। और लोअर लिमिट से यहाँ 0 और साइन इनवर्स 0 0 सब जगह 0 हो जाएगा। तो देखिए यही हमारा रिजल्ट है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ √16 यानी 4 प्लस और साइन इनवर्स 1/√2 दैट इज π/4 और माइनस 8। तो यहाँ कितना आएगा 8 प्लस 4π माइनस 8। तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 4π स्क्वायर यूनिट्स। और यही है हमारा रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार है। हमें एक अवकल समीकरण दे रखी है और इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दी गई अवकल समीकरण, तो दी गई अवकल समीकरण क्या है यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y और dy/dx इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर हमें इस अवकल समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम dy/dx का मान निकालेंगे। तो देखिए dy/dx का मान क्या होगा यहाँ पर dy/dx बराबर -1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ई की पावर 10 इनवर्स y। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा dx अपॉन dy इक्वल, और ये माइनस को भी यहाँ हम एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए ई की पावर 10 इनवर्स y माइनस एक्स, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। तो देखिए दोनों तरफ हमने इन्वर्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए राइट साइड को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और अब देखिए हम इस वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या मिलेगा हमें dx अपॉन dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ई की पावर 10 इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। तो क्या कहेंगे हम, जो कि dx अपॉन dy प्लस px बराबर q रूप की रेखिक
अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ पर ये dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू रूप की रैखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर p क्या है, p है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए राइट साइड वाली जो टर्म है ये हो जाएगी q, और q का मान कितना है टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई एफ। तो देखिए यहाँ पर आई एफ कैसे निकलेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी, और यहाँ क्या आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और देखिए इस अवकल समीकरण में इंडिपेंडेंट कौन है y, तो यहाँ हो जाएगा पी डी वाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन p क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। तो देखिए इसका समाकलन क्या होगा टेन इनवर्स y। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने क्या ज्ञात कर लिया है आई एफ, और आई एफ जब ज्ञात हो जाता है तो हम अवकल समीकरण का सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, अतः दी गई अवकल समीकरण का हल होगा, क्या होगा, यहाँ आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है देखिए, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो देखिए x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डॉट डी वाई, यहाँ पर क्या आता है स्वतंत्र चर प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर हम आई एफ की वैल्यू रखेंगे x, आई एफ कितना है यहाँ पर e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल q का मान क्या है यहाँ पर हम निकाल चुके हैं e की पावर टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आई एफ कितना आया है e की पावर टेन इनवर्स y और dy प्लस c। अब देखिए यहाँ हमें राइट साइड में इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे टेन इनवर्स y इक्वल हम t मान लेते हैं। तो देखिए इससे हमें क्या मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। अतः x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जो इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स y को हमने t माना, तो देखिए यहाँ e की पावर t इंटू e की पावर t, तो कितना हो जाएगा e की पावर 2t, और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान किसके इक्वल हो जाएगा dt। तो देखिए कितना आसान सा इंटीग्रेशन हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं, x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल इसका कितना हो जाएगा हाफ e की पावर 2t प्लस c। अब देखिए t की जगह वापस हम क्या रख देंगे, हमने t क्या माना था यहाँ पर टेन इनवर्स y, तो t की जगह हम क्या रख देंगे टेन इनवर्स y हाफ e की पावर 2 टेन इनवर्स y प्लस c। अब देखिए दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, हम टेन इनवर्स y से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए x इक्वल क्या आएगा हाफ e की पावर टेन इनवर्स y प्लस c e की पावर माइनस टेन इनवर्स y। तो देखिए यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो देखिए यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दी गई अवकल समीकरण का फाइनल सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 किस प्रकार से है, हमें सिद्ध करना है कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है टेन इनवर्स √2 होता है। तो देखिए इसके लिए हम एक शंकु लेते हैं, और सबसे पहले हम शंकु का डायग्राम बनाते हैं।
और अब हम बनाते हैं शंकु का आधार, जो इसका नीचे का वृत्ताकार भाग होता है। और ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। अब हम मान लेते हैं इस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है x, और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है y, और इस शंकु का जो ये अर्धशीर्ष कोण है वो क्या है, अल्फा है। अब देखिए यहाँ पर इस शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर हम ये ले लेते हैं a, और ये बिंदु ले लेते हैं B, और ये ले लेते हैं C। तो देखिए हमने क्या माना, शंकु के आधार की त्रिज्या x तथा ऊंचाई y है। अब देखिए यहाँ पर हमें शंकु की क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई, यानी दी गई तिर्यक ऊंचाई के शंकु की यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो देखिए यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दी गई है, कांस्टेंट। और देखिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इक्वल कांस्टेंट। अब देखिए दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कांस्टेंट का स्क्वायर, और कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट। और इसको हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। यहाँ वैसे क्या आएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर। तो देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होता है, उसे हमने क्या मान लिया, के मान लिया। तो देखिए यहाँ हमें कौन सी इक्वेशन मिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल के। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, x, और ऊंचाई कितनी है, y। तो यहाँ शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पर हमें इस आयतन को अधिकतम करना है, क्योंकि देखिए प्रश्न के अनुसार महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आयतन को अधिकतम करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और देखिए अवकलन करने से पहले हम इस आयतन के सूत्र को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस समीकरण 1 से हम एक्स स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। और देखिए y का मान भी हम समीकरण 1 से यहाँ रख सकते हैं, लेकिन वो रूट में आएगा, और रूट में आएगा तो फिर यहाँ पर देखिए हमें इसका अवकलन भी करना है, क्योंकि आयतन को अधिकतम करने के लिए हम प्रथम अवकलज को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो अवकलन काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, इसको y की टर्म में बदलेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा यहाँ पर, के माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ गुणा में क्या है, y। तो देखिए इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या आएगा, के वाई माइनस वाई क्यूब। तो देखिए ये v है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई dy कितना हो जाएगा, 5/3 के माइनस 3y स्क्वायर। और एक बार फिर हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इसका क्या आएगा, -6y। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, -2πy। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पर हमें इस आयतन को अधिकतम करना है। तो देखिए v के
अधिकतम या न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए, dv बाई dy कितना होना चाहिए, 0। अब देखिए यहाँ dv अपॉन dy का मान कितना है, π/3 और k माइनस 3y² इक्वल कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर k कितना आएगा, 3y²। तो देखिए इससे y का मान क्या मिलेगा हमें, √k/3। अब देखिए यहाँ पर हम y बराबर √k/3 पर हम किसका मान निकालेंगे, d2v अपॉन dy² का। तो देखिए ये क्या आया था, -2πy -2πy और y की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, √k/3। तो देखिए ये क्या है, यह लेस देन 0 है। तो देखिए y बराबर √k/3 पर डबल डेरिवेटिव क्या आया, लेस देन 0। अतः शंकु का आयतन अधिकतम होगा यदि y का मान क्या होगा, √k/3। और देखिए एक से हम x का मान भी निकाल लेते हैं और y का मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, x² + y² इक्वल k में x² + y² और y का मान क्या है यहाँ पर, √k/3 इक्वल k। अब देखिए इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो x² + k/3 इक्वल k। तो x² कितना हो जाएगा, k माइनस k/3 और फाइनल आ जाएगा 2k/3। तो देखिए इससे हमें x का मान क्या मिला, √2k/3। तो देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन अधिकतम कब होगा, जब y का मान √k/3 होगा और इसी कंडीशन में x का मान क्या है यहाँ पर, √2k/3। अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम पे आते हैं और हमें शंकु का अर्ध शीर्ष कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर tan अल्फा क्या होगा, लंब बटा आधार यानी x/y। तो देखिए यहाँ tan अल्फा क्या है, x/y है और जहाँ अल्फा क्या है, शंकु का अर्धशीर्ष कोण है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x क्या है यहाँ पर, √2k/3 और y का मान कितना है यहाँ पर, √k/3। तो देखिए यदि हम इसे सोल्व करें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, √2 और यहाँ लेफ्ट में क्या है, tan अल्फा। तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स √2। और देखिए ये हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ देखिए महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना होता है, tan इनवर्स √2। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 किस प्रकार से है, हमें रेखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें एलपीपी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए दी गई एलपीपी, यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमें दे रखी है और जिसका उद्देश्य फलन क्या है, मैक्सिमम z इक्वल 2x + 3y और जितने भी प्रतिबंध हैं वो क्या है यहाँ पर, 4x + 6y < 60 और दूसरा प्रतिबंध है 2x + y < 20। और देखिए नॉन नेगेटिव, ये ऋणात्मक प्रतिबंध क्या है, x > 0 एंड y > 0।
अब देखिए इस एलपीपी को हम यहाँ पर सोल्व करके लिखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वही है, z इक्वल 2x प्लस 3y। और देखिए जो पहला प्रतिबंध है इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला प्रतिबंध क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 30। और दूसरा प्रतिबंध तो ऑलरेडी सोल्व है और उसको हम ऐसा ही लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल 20। और नॉन नेगेटिव क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक प्रतिबंध s ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर हमें इस एलपीपी को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्रतिबंध असमीकाओं के संगत हम सरल रेखाएं ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबंध असमीकाओं के संगत सरल रेखाएं। तो देखिए यहाँ दो प्रतिबंध असमीका दे रखी है और दो ये वाली है, और इनके संगत सरल रेखाएं क्या होगी, पहले प्रतिबंध के संगत हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल 30। और दूसरे प्रतिबंध के संगत रेखा क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई इक्वल 20। और यहाँ देखिए x इक्वल 0 और y इक्वल 0। अब देखिए जो पहली रेखा है ये किससे गुजरती है, x की जगह 0 रखे हैं तो y की जगह कितना आता है 10। और y की जगह यदि हम 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 15। तो y 0 तो x कितना हो जाएगा 15 से गुजरती है। और देखिए दूसरी सरल रेखा किससे गुजरती है, x 0 किया तो y का मान कितना आया 20, और y 0 कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा 10। तो देखिए यह सरल रेखा इन दो बिंदुओं से गुजरती है। और देखिए किसी सरल रेखा को यदि कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें ड्रा करना है तो दो बिंदु तो चाहिए। तो देखिए हमने इन दोनों सरल रेखाओं पर स्थित दो दो बिंदु निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को आलेखित करने पर अब देखिए यहाँ पर हम इन सरल रेखाओं को आलेखित करेंगे। तो यहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसे हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली सरल रेखा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 30। अब देखिए ये किससे गुजरती है, 0 10 और 15 0 से। तो देखिए यहाँ पर हम पहले तो स्केल ले लेते हैं। हम यहाँ पर 5 5 की स्केल ले लेते हैं, 0 5 10 15 और 20। ये हो जाएगी x अक्ष। और देखिए यहाँ पर हम वही 5 की स्केल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 10 15 और 20। और ये क्या है y अक्ष, ये ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर ये पहली रेखा किससे गुजर रही है, 0 10 और 15 0 से। तो देखिए 0,10 ये रहा, और 15,0 कहाँ है, ये रहा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको आपस में मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 30। 2x प्लस 3y इक्वल 30। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी रेखा को ड्रा करेंगे और ये किससे गुजरती है, 0 20 और 10 0 से। तो देखिए 0,20 कहाँ है, यहाँ पर। और 10,0 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए इन दोनों को मिलाने से ये रेखा ड्रा हो जाएगी।
तो यहाँ पर हम इन दोनों को मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सरल रेखा है ये कौन सी है, 2x प्लस वाई इक्वल 20, 2x प्लस वाई इक्वल 20। और देखिए ये तो y अक्ष होती है, ये x अक्ष होती है, हमने बना रखी है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दी गई सभी असमीकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो असमीकाएं दे रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका क्षेत्र तो इस तरफ होता है, और y ग्रेटर देन इक्वल 0 यानी y का मान 0 से बड़ा वो ऊपर की ओर होता है। तो देखिए ये ऋणात्मक प्रतिबंध का जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं हम मेन असमीकाओं पे। अब देखिए इस पहली असमीका का हल क्षेत्र निर्धारण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 0 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे हम, 0 0 पुट। तो देखिए यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, तो क्या मिलेगा हमें, 0 लेस देन इक्वल 30। तो देखिए यह क्या है, यह सत्य है। और देखिए यदि दूसरी असमीका में भी अगर हम 0 0 रखें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 लेस देन इक्वल 20। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो देखिए मूल बिंदु के रखने से दोनों ही असमीकाओं से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ट्रू रिजल्ट मिलता है, यानी सत्य कथन हमें मिलता है। तो दोनों असमीकाओं का हल क्षेत्र किस ओर हो जाएगा, इस मूल बिंदु की ओर हो जाएगा। तो देखिए इस वाली का हल क्षेत्र भी किधर है, मूल बिंदु की ओर, और इसका भी किधर है, मूल बिंदु की ओर। तो देखिए यदि हम इन सभी असमीकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखें तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमें क्या मिलेगा, ये वाला, ये है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। और इसको हम बोल देते हैं ए, बी और सी। तो देखिए यहाँ दी गई प्रतिबंध असमीकाओं का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखने पर चित्रानुसार छायांकित क्षेत्र प्राप्त होता है, जो कि एलपीपी का सुसंगत हल क्षेत्र है। और इस हल क्षेत्र के शीर्ष बिंदुओं, तो इसके शीर्ष बिंदु क्या है यहाँ पर, ओ ए बी सी, ओ ए बी तथा सी पर उद्देश्य फलन के मान निम्न प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इन सभी शीर्षों पर, ये जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ सबके हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट ओ का तो 0 0 होता ही है। अब देखिए यहाँ ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 10,0, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर 0,10। और देखिए यदि हम बात करें बी की, तो बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो देखिए दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2x से 2x कैंसिल, और 3y माइनस वाई 2y, 2y इक्वल कितना आ रहा है 10।
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो देखिए b का y कोऑर्डिनेट कितना आया सोल्व करने पे 5, और यहाँ हम 5 रख देंगे y की जगह, तो ये हो जाएगा 15/2। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 15/2। तो देखिए इस तरह से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने छायांकित क्षेत्र के सभी कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर इन बिंदुओं पर, इन शीर्ष बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, उद्देश्य फलन के मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम शीर्ष बिंदु ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम उद्देश्य फलन का मान। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें उद्देश्य फलन की, तो देखिए उद्देश्य फलन क्या है यहाँ पर, z = 2x + 3y। तो उद्देश्य फलन क्या है, z = 2x + 3y, और इस उद्देश्य फलन को हमें क्या करना है, मैक्सिमम। और देखिए यहाँ पर शीर्ष बिंदु कौन कौन से हैं, ओ ए बी सी। ओ के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 और ए के कितने हैं 10 0। तो ओ के तो हैं 0 0 और ए के कोऑर्डिनेट हैं 10, 0। अब देखिए हम आते हैं बिंदु बी पर। तो इस बिंदु बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 15/2, 5। और देखिए एक और शीर्ष है यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 10। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहाँ पर 0, 10। अब देखिए यहाँ पर हमें इन चारों शीर्षों पर क्या निकालना है, इस उद्देश्य फलन का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम पहले शीर्ष की बात करें तो देखिए 0 0 पर z का मान कितना आएगा, एक्स वाई की जगह हम 0 रखें तो z का मान आएगा 0। और देखिए बिंदु ए पर x की जगह 10 और y की जगह 0 रखें तो z का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। और देखिए इस b वाले शीर्ष के कोऑर्डिनेट यहाँ रखें z में, x की जगह रखें हम 15/2, तो यहाँ से आएगा 15 और 15 कितना हो जाएगा टोटल 30। और बिंदु सी पर कितना आएगा z का मान, बिंदु सी पर भी कितना आ रहा है 30। तो देखिए यहाँ पर बिंदु बी पर z का मैक्सिमम मान कितना आ रहा है 30, और सी पर भी कितना आ रहा है 30। तो देखिए बिंदु बी और बिंदु सी दोनों पर z के मान क्या हैं, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु B और C को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु भी क्या देगा, यहाँ पर Z का मैक्सिमम मान 30 ही देगा। तो देखिए यहाँ बिंदुओं B तथा C पर Z का अधिकतम मान 30 प्राप्त होता है। अतः रेखाखंड BC के प्रत्येक बिंदु पर भी Z का मान अधिकतम 30 प्राप्त होगा। तो देखिए यदि एलपीपी में इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि दो बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान क्या आ जाए, अधिकतम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर भी उद्देश्य फलन का मान क्या होगा, अधिकतम ही होगा। इस प्रकार एलपीपी के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर अतः एलपीपी के अनंत हल विद्यमान है तथा मैक्सिमम जेड कितना आएगा 30। तो देखिए इस तरह से यहाँ हमने इस दी गई एलपीपी को ग्राफिकली हमने सोल्व कर लिया है, और यह सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था।
और देखिए इससे पहले हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, लेकिन उस सेक्शन बी में एक क्वेश्चन नंबर 13 मिस हो गया था। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के लास्ट में उस क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से है। हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए हमें किस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन आई इक्वल 2x+5 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 3x+1। अब देखिए इस तरह के इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है, और इस तरह के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ हर में जो भी द्विघात पद है उसका अवकलन हम ऊपर की ओर बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x² प्लस 3x+1, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x+3। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ तोड़ बिठा के यहाँ अंश में क्या करेंगे, इस द्विघातीय पद का अवकलन बनाएंगे। तो देखिए 2x+5 को हम इस 2x+3 के पदों में कैसे लिखेंगे, 2x+3+2 और डिवाइड बाय अंडर रूट x² प्लस 3x+1। तो देखिए जब भी इस तरह का कोई इंटीग्रेशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम इस द्विघात का अवकलन ऊपर की ओर बनाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 2x+5 को हर के अवकलन के रूप में लिख लिया। अब देखिए हम इसे सेपरेट करेंगे, और इसे यदि हम सेपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2x+3 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 3x+1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x² प्लस 3x+1 dx। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 रूट x² प्लस 3x+1। तो देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमने डायरेक्ट ये कैसे लिखा है, क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन f' अपॉन अंडर रूट f(x) dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट f(x). तो देखिए इस रिजल्ट की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन सीधे हमें क्या मिल जाएगा, 2 रूट x² प्लस 3x+1। अब देखिए यहाँ पर हम इस दूसरे इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो द्विघात पद है x² प्लस 3x+1, इसको क्या करेंगे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, पूर्ण वर्ग हम बनाएंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और वही घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के गुणांक का आधा कितना है, 3/2, उसका वर्ग हमने जोड़ दिया, और इसी का वर्ग हम यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, और यहाँ क्या है, +1। तो देखिए इस तरह से हमने पूर्ण वर्ग बना लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 रूट x² प्लस 3x+1 प्लस 2, और हम इसे सोल्व करें तो देखिए यहाँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर तो ऐसा ही आ जाएगा, और यहाँ फाइनल कांस्टेंट क्या आएगा, -5/4, और उस -5/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5/2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए ये तो आ जाएगा ऐसा ही, +2, और देखिए इसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें ध्यान रखना है, और 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² dx, और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। तो देखिए यहाँ पर इस x प्लस 3/2 को हम 1 वेरिएबल मान लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, फाइनली log x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है यहाँ पे रूट 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम समाकलन स्थिरांक लगा देंगे फाइनली c। अब देखिए इंटीग्रेशन तो हो गया, अब हम इसे और सोल्व कर लेते हैं। 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 3/2 प्लस, अब देखिए इसको यदि हम सोल्व करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पहले जो द्विघात पद था वही आ जाएगा क्योंकि हमने उसी को यहाँ पर रीअरेंज किया था, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस c। तो देखिए दिए गए इंटीग्रेशन का फाइनल सॉल्यूशन यही है और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए इस वीडियो में हमने सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और लास्ट वीडियो में हमने देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 13 मिस हो गया था, उसको भी हमने इस वीडियो में सोल्व कर लिया है। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।